गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे हमारी जो जानशील रहती है पुणे से, अब वो छोटी से मिलने आती है। और छोटी से जब मिलती है तो उसे ये एक्सेप्ट करवाती है कि एक फेलियर होना भी है, पार्ट ऑफ द लाइफ होती है। ठीक है, अगर आप फेल हो चुके हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ एंड हो गई है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, मूव ऑन एंड वर्क हार्डर। और ये चीज़ के लिए अब छोटी काफ़ी अच्छे से समझ जाती है। छोटी को समझ में आता है कि भाई अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और कितने लोगों को उसने दर्द दिया है इन सब चीज़ों में। वो यहाँ से आरोही को फ़ोन करती है, आरोही आती है, शाम को पार्टी वार्टी चल रही रहती है, वंशिका को भी बुलाया जाता है। वंशिका जो रहती है यहाँ पे अपना मोबाइल भूल जाती है, और जब वो ऑफिस में जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके डैड जो है मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और वो एक स्कैम में मिले हुए हैं। और ये बात सुन के वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और आरोही को कहती है कि तुम पार्टी इंजॉय करो, मैं नहीं आ सकती हूँ। अब उसके आगे वंशिका जो रहती है वो यहाँ से जब जाती है तो उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू रहते हैं। एक बोलते हैं ना कि वो आर्ग्यू करना ही नहीं चाहती थी, वो एकदम से टूट सी जाती है। क्योंकि वो जिसको अपना बिजनेस आइकॉन मानती थी, मतलब अपने डैड को वो ये मानती थी कि उसके डैड ने आज तक कितनी सारी चीज़ें अचीव करी है, वो सब उन्होंने अपने बलबूते पे किया है। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पे फ्रॉड भी किया गया है, स्कैम की गई है, चीज़ें हैं। जो यहाँ पे उसके डैड रहते हैं उसका मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा काम रहता है। मतलब उनके जो डैड रहते हैं उन्होंने अपने खुद के कॉलेजेस भी रहते हैं, मतलब मेडिकल्स कॉलेज भी रहते हैं। वही तरीके से वो ट्रस्टी रहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के भी, मेडिकल कॉलेज के लिए भी। और उनका इसी में ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। साथ ही साथ उनकी खुद की मेडिकल फैक्ट्रीज भी थी, मतलब वो मेडिसिन भी बनाते थे। और उनकी कुछ अलग ही मतलब लेवल पे अचीवमेंट था उनका। डायरेक्टली जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर था उससे डायरेक्टली डील करते थे, एजुकेशन मिनिस्टर से डील करते थे, क्योंकि भाई कॉलेजेस उनके नाम के थे, मेडिकल कॉलेज थे। ये सब चीज़ों में उनका ना एक दबाव बहुत ज़्यादा था। और ये चीज़ इतने वाइडली इन्होंने अपने पूरे के पूरे मतलब पूरे इंडिया में अपने कॉलेजेस स्टैब्लिश करना, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करना, ऊपर से पूरे जो जहाँ पर जा जाके उनकी सप्लाई होना, मतलब उनके प्रोडक्ट की सप्लाई होना, मेडिसिन सप्लाई होती थी। इवन यहाँ पे बुक्स भी सप्लाई करते थे। उन्होंने ऐसी कोई फील्ड नहीं थी जो एजुकेशन से रिलेटेड में उन्होंने मतलब कदम नहीं रखा था। वो आईटी मतलब क्या बोलते हैं, 10th की बुक्स भी बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें वो, मतलब पब्लिशर भी थे, हर एक चीज़ पे काम करते थे। और उनके सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस भी थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी थे, मतलब दोनों पे कंट्रोल लगा रहता था। यहाँ पर वंशिका को ये पता नहीं था कि उसके डैड ये सब चीज़ें करते कैसे हैं, लेकिन आज उसे पता चलता है कि वो तो पूरे स्कैम के ही बेस पे काम कर रहे रहते हैं। काफ़ी अपसेट रहती है, कार में बैठती है, कार में बैठ के एक छोटी सी जगह जाती है जहाँ पर जाकर इतना रोती है। और उसे इस बात का ज़्यादा दुख होता है कि भाई आज वो छोटी अगर सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है तो शी इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। मतलब उसकी वजह से ये सब हो रहा है कि अगर उसके डैड ये सब चीज़ें नहीं करते, अगर अपनी ईमानदारी दिखाते, तो आज किसी भी हालत में उस स्टूडेंट्स के साथ वो नहीं होता जो हो रहा है। जो काबिल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रही है, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है। यहाँ पर वो सब चीज़ें समझ रही रहती है, लेकिन अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही रहती। उसे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा रहता है और वो रोती भी है बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर के बाद ना उसे यहाँ से फिर से आरोही का कॉल आ रहा रहता है। अब वो देखती है कि आरोही उसे कंटिन्यूस कॉल करे जा रही है। वंशिका अपनी वॉइस को थोड़ा सा चेंज करती है, मीन्स नॉर्मल करती है, और एकदम से बोलती है, हाँ बोलो। तो उसे कहती है, क्या हो गया है, आप आ क्यों नहीं रहे हैं? ऐसे तो आप कभी नहीं करती हैं, ऐसा क्यों, क्या हो गया एकदम से? तो उसे कहती है, "अम, अरे मैम पक्का आना चाहती थी, बट एक्चुअली हुआ क्या है, थोड़ा सा काम आ गया है मुझे।" तो उसे कहती है, काम तो हमेशा से ही आता रहता है, बट आज आप देख रहे हो ना छोटी कितनी ज़्यादा खुश है, और वो बार बार बोल रही है कि जीजू कहाँ है। मैं उसको क्या जवाब दूँ? तो वो बोलते हैं कि अरे उसको बोल देना ना कि मैं कल उससे मिल लूँगी या परसों मिल लूँगी, कुछ ज़रूरी काम आ गया है। अभी अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं अभी आ सकूँ, थोड़ा सा काम में ज़्यादा बिजी हूँ। यहाँ पर ये सारी यहाँ पर ये सारी आवाज़ें सुनकर जो हमारी आरोही रहती है वो एकदम से बोलती है, आप बहुत ज़्यादा डल साउंड कर रहे हैं, आर यू क्राइंग? तो उसे कहती है, व्हाई शुड आई क्राई, इसमें रोने वाली क्या बात है, मैं थोड़ी ना रो रही हूँ। तो कहती है, बट आपकी आवाज़ से तो ऐसे ही लग रहा है कि आप रो रहे हो, सब चीज़ ठीक तो है ना? तो उसे कहती है, सब कुछ ठीक है, आप कुछ ज़्यादा सोच रही हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने अभी ठंडा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा सा
हो गया, बट इट्स ओके फाइन, अभी सब कुछ ठीक है। तो उसे कहती है पक्का ना? तो उसे कहती है कि हाँ बाबा पक्का, आपसे भला मैं झूठ क्यों बोलूँगी? तो कहती है बात झूठ की नहीं है, आई थिंक यू आर हाइडिंग समथिंग। तो उसे कहती है वाई शुड आई हाइड एनीथिंग, यहाँ पे कुछ हाइड करने वाली चीज़ है ही नहीं है। वेल आप मुझे बताओ, सब कुछ बढ़िया है ना? आप इंजॉय करो ना उसके साथ, छोटी के साथ, जानशील के साथ। तो कहती है मेरी इंजॉयमेंट तो आप पे ही बेस्ड है ना। तो कहती है ऐसा नहीं होता है ना कि किसी की भी इंजॉयमेंट किसी पे बेस्ड नहीं होती है, आप एक बार बात करिए, यू विल बी इंजॉय गाइस, आई विल कैच यू लेटर, ऐसे वो बोल देती है। यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है, वो चुपचाप अपनी कार में चलाती है, बैठती है, उसे बहुत रोना आता है। वो अपने अपार्टमेंट में जाती है और वहाँ पर बैठ के ना यही सोच रही रहती है कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है, और इसे अपने डैड के अगेंस्ट मतलब जाना पड़े तो वो जाने के लिए भी तैयार थी। बट यहाँ पर एकदम से उसके ब्रदर का कॉल आता है और ब्रदर कहता है कि वंशिका, तो उसे कहते हैं कि हाँ भैया। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था बट मैं तुम्हें बता नहीं पाया। तो उसे कहती है कि बताइए भैया। तो कहते हैं मासी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मासी अभी बार बार मुझसे यही बोल रही थी कि उन्हें वंशिका से मिलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मासी के से बात कर लेनी चाहिए। तो कहती है बट उनको हुआ क्या है? तो कहते हैं पता नहीं, उनकी एज के हिसाब से बहुत टाइम से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। शी वॉज अ सफरिंग फ्रॉम अ लॉट्स ऑफ थिंग्स ना, डिप्रेशंस भी था उनको, बहुत सी चीज़ें हो गई हैं। तो एक बार तुम जाकर बात करोगी तो ज़्यादा बेटर है। मैं तुम्हें बस यही बताना चाह रहा था कि एक बार बात कर लो। तो कहते हैं कि भैया एक बात पूछूं मैं आपसे? तो वो बोलते हैं कि हाँ पूछो ना। भैया आप डैड के साथ बिजनेस में काम करते हो, तो आपको तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो उसे कहते हैं कि मतलब, तो कहते हैं मुझे ना सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन जानना है कि पापा ये जो कॉलेजेस चलाते हैं, जो इनकी इतने सारी चीज़ें हैं, उसमें उसके से रिलेटेड आपको कुछ पता है क्या? तो कहते हैं कि छोटी, आज ये सारे सवालों का जवाब क्यों पूछ रही हो तुम? सडनली से हुआ क्या है? समथिंग इज हैपन? तो उसे कहती है भैया सवाल मैंने पूछा है, जवाब आप दीजिए ना, आप क्यों मतलब ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं? तो वो कहते हैं कि देखो, डैड की बहुत सी चीज़ें ना मतलब कॉन्फिडेंशियल होती है, उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। डैड अपनी चीज़ों को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो आई थिंक जो तुम मुझसे पूछना चाह रही हो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि डैड इन दिनों अपनी जो ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और काफ़ी हैं। तो कहते हैं किस तरीके की ग्रोथ के लिए डैड कर रहे हैं फोकस? तो कहते हैं वो अपना बोल रहे थे इस बार कि वो अपने पूरा हर जगह कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब वो जो करना चाह रहे हैं उससे आगे जाकर पूरा एजुकेशन सिस्टम पे वो कंट्रोल करेंगे। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो कैसे करेंगे, बट सुना तो था। तो कहती है ठीक है भैया, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो आप मुझे बता देना। तो कहते पर छोटी हुआ क्या है? तो कहते कि नहीं भैया आप घर नहीं आ रहे हो? तो कहते सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया, ऑफिस के काम की वजह से डैड ने मुझे ना डायरेक्ट बैंगलोर भेजा है, और जो तुम्हारा छोटा भाई है वो हैदराबाद गया है। तो हमें यहाँ पर ना कुछ चीज़ों के डील करनी है, और अपनी यहाँ पर हम अपनी कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, फैक्ट्री लॉन्च कर रहे हैं, वही अपनी सब चीज़ की मतलब हमारी मेडिसिन्स की जो फैक्ट्री से हमें यहाँ पे लॉन्च करना है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे डील करने के लिए आए हैं। तो आई एम सॉरी, हम लोगों को टाइम लग जाएगा, और हम कब आएंगे हम ये गारंटी में बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन यहाँ पर लोग आर नॉट ईजीली मीन्स अवेलेबल भी नहीं है, हाँ भी नहीं भर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो उसे कहती है कि ठीक है भैया कोई इशू नहीं है, मैं देख लूँगी। यहाँ पर ये बोल के वो फ़ोन रख देती है। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है, और उसको ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा रहता है कि डैड मतलब स्कैम के थ्रू पूरी जगह कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब एजुकेशन सिस्टम पे पूरे तरीके से कंट्रोल करने के लिए वो मिनिस्टर से हाथ मिला के ये इलीगल एक्टिविटीज़ करेंगे। मतलब स्टूडेंट्स के जितने भी मतलब स्टूडेंट का जो भविष्य है वो अपने हाथ में लेकर वो ये सब चीज़ें करना चाहते हैं। मतलब वो बोलेंगे तो
पास होगा कोई, वो बोलेंगे तो फिर फेल होगा कोई, मतलब दिस टाइप ऑफ कंट्रोल। ये सुनने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरा लगता है और वो ये सोचती है कि अब मैं क्या करूं। पर यहाँ पर वो कुछ करती उससे पहले ही आरोही उसे दोबारा कॉल करती है। आरोही का कॉल पिकअप करते हुए उसे बोलती है, आपको क्या हो गया है? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? तो उसे बोलती है, मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। तो कहती है, अरे पागल हो क्या, तुम मेरे घर पे क्यों आ रही हो? तो उसे कहती है कि नहीं, मुझे पता नहीं, कुछ मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, मुझे जब से ऐसा लग रहा है कि यू आर हाइडिंग समथिंग। तो उसे कहती है, हनी आई एम नॉट हाइडिंग समथिंग, एंड बाय द वे तुम मेरे घर पे अभी नहीं आ सकती हो। तो उसे कहती है, क्यों? आप मुझे मना कर रहे हैं? वैसे तो आपने मुझे कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। तो उसे बोलती है, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मैं खुद यहाँ से निकल रही हूँ। तो कहती है, कहाँ पर? तो कहती है, मेरी मासी, मैंने आपको बताया था ना कि मॉम के जाने के बाद मेरी एक ही मासी है जहाँ पर मैं गाँव में जाती हूँ। तो उसे कहते हैं कि हाँ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे अभी भैया का फ़ोन आया है और उन्होंने मुझे कहा है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस में है। मे बी वो मुझे लास्ट टाइम पे वो मुझे मिलना चाहती हैं, तो मुझे निकलना होगा। तो आरोही कहती है, क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? तभी उसे कहते हैं कि नहीं, इस टाइम पे तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? यू हैव टू बी फोकस ऑन योर बिजनेस। अभी अभी आपका बिजनेस अच्छे से हुआ है, अभी बहुत पीक पॉइंट पर है, आप उस पे देखिए ना। अ, वैसे भी वो गांव है, आपको कोई जानता नहीं है, थोड़ा सा अगर ऐसे घूमने वाली बात होती तो समझ में आती। वो टेंशन फ्री वाली बात है, वहाँ पर मैं आपको अभी इस टाइम पे लेकर तो नहीं जा सकती ना। आप समझ रही हैं ना मेरा क्या कहने का मतलब है? तो उसे कहती है, मैं समझ तो सब रही हूँ, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे ना अंदर से वाइब्स आ रही है दैट यू आर नॉट ओके, यू आर हाइडिंग समथिंग विथ मी। तो उसे कहती है, बेबी आई वाई शुड आई हाइड एनीथिंग राइट नाउ, मुझे जाने दो, ठीक है, मैं बात करती हूँ। और हाँ, अगर मेरा तुमसे कांटेक्ट या कुछ नहीं हो पाए तो तुम वरिड मत होना, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि वहाँ मैं जब भी जाती हूँ तो वहाँ पर मेरा नेटवर्क एरिया ये सब चला जाता है। तो उसे कहती है, बट तो उसे कहती है, नो बट ओके, अभी मुझे जाने दो। ये कह के वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पे वंशिका जो रहती है वो ये सोचती है, आरोही कितना ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। इवन उसको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि मैं उसे कुछ हाइड कर रही हूँ। मतलब हाउ कुड शी अंडरस्टैंड इन अ सो क्लेवर वे कि मैं रियली में मुझे चीज़ें अफेक्ट हो रही है। हाँ, बट आरोही, मैं तुम्हें बताऊं तो बताऊं क्या? ये कि मेरे डैड ने ही तुम्हारी सिस्टर की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए किया है। सिस्टर की क्या, मेरे डैड ही सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या बताऊं मैं तुम लोगों को? इवन मेरे पास तो कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है कि मैं क्या बोलूं। ये बोलकर ना वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और अपसेट होकर ना यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे वो यहाँ से जाती है तो वो कार में बैठती है और यहाँ से जाती है। हाँ, यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती है। जानशील और वो दोनों काफ़ी अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि अब छोटी पहले जैसी हो रही थी, क्योंकि छोटी को पहले जैसे करने में जानशील बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। थोड़ी देर में छुट्टी होती है, वो अपनी दीदी के पास आती है और बोलती है, दीदी क्या हुआ? तो उसे कहती है, यार तुम्हारी जीजू तो यार चले गए हैं। तो उसे कहती, कहाँ चले गए? तो वो कहती है कि यार वो उनकी मासी की तबीयत ख़राब है तो वो वहाँ चले गए। तो कहते, आप भी फालतू की टेंशन ले रही थी, देखो ना जीजू कितने सही हैं, उनको कुछ काम था इस वजह से गए हैं, आप भी चीज़ों को समझो ना दी, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? जब वो फ्री होंगे तो वो खुद आपसे पास आएंगे, आपसे मिल लेंगे, आपसे बात कर लेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। तो उसे कहती है, ठीक है। यहाँ पर बैठती है। जानशील भी बोलती है कि अब मुझे चलना चाहिए, रात का बहुत टाइम हो गया, मॉम डैड भी मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं पुणे से डायरेक्ट यहाँ पर आई थी तुमसे मिलने के लिए, अभी तक मैं मॉम डैड से मिली भी नहीं हूँ, आफ्टर दैट मैं तुमसे कल मिलती हूँ, तो चलूँ? तो उसे कहती है, हाँ ठीक है। वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये रात भी इसी तरीके से थम जाती है। मतलब यहाँ पर जानशील जो रहती है वो अपने घर चली जाती है। छोटी जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में सॉरी, जो हमारी आरोही रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती है। यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी वंशिका रहती है वो कार चला के उस गांव में पहुंच जाती है। वक्त ऐसी तेज़ी से बीत रहा था। यहाँ पर जो आरोही थी अपने
बिज़नेस में, मतलब जो अपनी ट्यूशन्स क्लासेस थी उसमें ही लगी रहती है और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी वहीं पर हो जाती है। और मतलब वो अपनी वहाँ पर ध्यान दे रही रहती है। जानशील यहाँ पर अपने कॉलेज में चली जाती है, पुणे में पढ़ने के लिए चली जाती है क्योंकि अपने फर्दर स्टडीज़ करनी होती है। छोटी यहाँ पर ये डिसाइड करती है कि अब वो फिर से अपनी चीज़ों को बैंग ऑन करेगी। बहुत कुछ हो गया, उसने टाइम बर्बाद कर लिया रोते हुए, अब उसे फिर से नीट की तैयारी करनी है और इस बार नीट की तैयारी उसे काफ़ी अच्छे तरीके से करनी है। अब वो पहले जैसे काम नहीं करेगी, अब वो स्कैम इन सब चीज़ों पे बेस्ड नहीं रहेगी। वो अपने मार्क्स को अच्छे लाने के लिए जहाँ वो 3 गुना कर रही थी तो वहाँ से वो 6 गुना मेहनत करेगी। वो ये डिसाइड करके अपने कमर कस लेती है और 1 हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। इस 1 हफ्ते में हमारी जो छोटी रहती है वो जानशील के साथ बीच में फ़ोन कॉल पे तो बात करती रहती थी, वीडियोस कॉल पे भी एक दूसरे के साथ होता। पर आरोही यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि 1 वीक तक उसे वंशिका के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता। 1 वीक बीतने के बाद जब वो वहाँ पर आती हैं तो उनका फ़ोन चालू होता है, तो वो जैसे ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है आरोही को कि फ़ोन उठ गया है, तो तभी वो कोचिंग क्लासेस ले रही रहती है, वो केमिस्ट्री की चीज़ें पढ़ा रही रहती है। तभी उसे बोलती है कि 1 मिनट। हाँ, जैसे ही वो वहाँ पर जाती है उसे कॉल करती है तो वंशिका कहती है, ओ माय गॉड, तुम इतना ज़्यादा वरीड हो, मैंने सिर्फ अभी के अभी फ़ोन मेरा स्विच ऑन हुआ है, नेटवर्क आया है और तुम्हारा 2 मिनट में कॉल आ गया। तो उसे कहती है, मैं कितनी ज़्यादा वरीड थी आपके लिए, यू नो दैट, कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो, प्लीज़ कम टू मीट मी। तो उसे कहती है, हनी, आई डोंट मीट विथ यू राइट नाउ, बट हम मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगी। तो कहते, नो, आई एम डाइंग टू मीट यू, आप मुझसे मिलने के लिए आओ। तो उसे कहती है, थोड़ा सा सब्र करो, मैं पक्का तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। तो उसे कहती है कि नहीं, वो कहती है समथिंग इज़ ऑल राइट। तो उसे कहती है, नो, मेरी मासी अब नहीं रही और उसी के कुछ रिचुअल्स वगैरह ये सब करने में मुझे इतना टाइम लग गया। हालांकि वहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, मैं तुम्हें कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत मुश्किल था। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उसे कहती है, इट्स ओके फाइन, बट हाउ शी इज़, मतलब, तो कहती है एज भी हो गई थी उनकी और उनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूं, मैं घर चली जाऊं, मैं अभी तक घर भी नहीं पहुंची हूं। ऐसे कह के वो घर चली जाती है। यहाँ पर आरोही को अब कुछ ऐसा लगता है कि समथिंग इट्स मिसिंग, मीन्स लाइक जो वंशिका इतने दिनों के बाद मिलने के लिए तरसती थी, जिनके हाव भाव से देख के पता चल जाता था कि ये उन्हीं की वंशिका है, आज वो थोड़ा सा एकदम फॉर्मल तरीके से बात कर रही थी या फिर ऐसी कुछ चीज़ें थी जो उनके माइंड में चल रही थी और वो उनको बताना नहीं चाह रही थी। बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा रहता है। ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाते हैं। इस 2-3 दिन में यहाँ पर वंशिका बहुत बार बोलती है कि मैं अभी बाद में मिलूंगी, बाद में मिलूंगी। वो आरोही को अवॉइड कर रही थी या मिलना नहीं चाह रही थी। एक दिन रात को आरोही बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है और वो अपनी बहन के पास आकर बैठती है। तभी उसकी बहन बोलती है, क्या हो गया है दीदी, एवरीथिंग इज़ ओके, जीजू के साथ लड़ाई झगड़े हुए क्या? तो कहती है, लड़ाई झगड़े होने के लिए भी तो बात होना बहुत ज़रूरी है ना। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे जीजू मुझे पूरे तरीके से अवॉइड कर रहे हैं, या जीजू इज अवॉइडिंग मी। तो उसे कहते हैं, कम ऑन दी, वो कुछ भी हो जाए वो आपको अवॉइड नहीं कर सकती हैं। तो कहती है, बट शी इज डूइंग, शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, शी इज नॉट पिकअपिंग माई कॉल, शी इज लाइक कि वो मुझे जब भी एक मैसेज ड्रॉप करके बोलती हैं कि मैं अभी नहीं मिल सकती, अभी नहीं मिल सकती। तुम सोचो, जो लड़की मुझसे हमेशा से मिलने के लिए तैयार रहती थी, आज वो मुझसे मिल नहीं रही है। तो कहती है, ये बात पे तो मैं भी थोड़ा सा टेंशन में हूँ कि वो कभी आपसे एक दिन भी ऐसे मिले बिना नहीं रह सकती थी। आज करीब 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन से वो आपसे मिल भी नहीं रही हैं, तो ये तो वरिड वाली बात है। तो कहते हैं, यस एग्जैक्टली, आई एम वरिड, कि मुझे जानना है कि हुआ क्या है। ऐसा पता नहीं, मुझे अंदर से वाइब्स आ रही है कि समथिंग इज हैपेंड विथ हर, आई थिंक शी इज हाइडिंग समथिंग टू मी। तो उसे कहती है, दी एक काम क्यों नहीं करते हो आप, अभी आप यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? तो उसे कहती, कहाँ? तो उसे कहती है, उनके घर जाकर देखो, मे बी कुछ आपको क्लू मिले। तो कहती है, एग्जैक्टली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो छोटी रहती है उसे कहने पर यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो अपनी स्कूटी उठाती है
और यहाँ से डायरेक्टली गाड़ी लेकर उसके अपार्टमेंट में जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो उसके अपार्टमेंट में वो देखती है कि उसका डोर ओपन है। डोर के वहाँ पर ना वो एकदम से लड़ाई लड़ाई झगड़े हो रहे रहते हैं। वो बहुत जम के लड़ रही रहती है और उससे लड़ते हुए कहती है कि आपकी वजह से ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हुई है। मैं जिसको सबसे ज़्यादा आइडल मानती थी वो इंसान इतने गिर कैसे सकता है। आपकी वजह से हुआ है। आज यहाँ पे करोड़ों लोगों की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे हो अपने मतलब के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने कुछ पैसों बनाने के लिए। आपने लोगों के भविष्य के साथ खेलना शुरू कर दिया है। ये चीज़ का आपको हक कभी नहीं था, लेकिन आप क्या कर रहे हो। आप मेरे लिए आइडल थे और अगर आपसे गलती हो गई है डैड, सब बहक जाते हैं, सब बहक जाते हैं, लेकिन अपनी गलती को सुधारना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपनी गलती सुधारो ना। आपने जो गलती करी है उसे सुधार लो। डैड प्लीज़ सिलेंडर योरसेल्फ। प्लीज़ प्लीज़, आपके साथ जो लोगों ने, जो आपके साथ इन्वॉल्व है, आप उनका नाम लेके ये सब चीज़ों से क्लियर आउट हो सकते हो। तभी उसके डैड कहते हैं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तुम जितना मुझे ये जो ज्ञान दे रही हो ना, इतना ज्ञान मुझे मत दो। यहाँ पर भी ना तुम मेरे बलबूते पे रहती हो। ये जो घर है ना, ये मेरा घर है। हालांकि इस घर में मैंने पूरे तरीके से तुम्हें कंट्रोल करके दिया है, लेकिन ये तुम्हारा घर नहीं है। मैं चाहूँ ना अभी तुम्हें निकाल सकता हूँ। मैंने तुम्हें कहा है कि तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। वरना अभी तक यहाँ पर कोई और होता ना, तो उसको मैं सब कुछ बता चुका होता। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है इन सब चीज़ों से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम्हें इतना ही ज़्यादा अगर मेरे से प्रॉब्लम है, मेरी कंपनी से प्रॉब्लम है, तो मेरी कंपनी के पैसों से क्यों खा रही हो? अगर मेरे घर पे क्यों रह रही हो? अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से पैसा है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जो पैसा है ये सब फरेबी का पैसा है, मेरी मेहनत का बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो निकल जाओ ना। तो वो तभी एकदम से बोलती है, हाँ मैं निकल रही हूँ। सच बोलूं तो ये पूरा फरेब का पैसा है। ईमानदारी तो अंदर है ही नहीं, और जहाँ ईमानदारी नहीं है ना, मैं वहाँ पर नहीं रुक सकती। इतने टाइम से मैं घुट रही हूँ ये सोचते हुए कि आपने जो हरकत करी है वो हरकत बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं करी है जिसकी वजह से तुम मुझे इतना ज्ञान दे रही हो। पहली बात तो तुम ये सब जान लो ना कि ये सब बोलना बहुत आसान है। अभी तुम्हें आटे भाव के रेट नहीं पता है। अगर मैंने तुम्हें अभी यहाँ से घर से बाहर निकाल दिया ना, तुम चलते चलते रोड पर आ जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो मेरे कार्ड्स वगैरह पे आराम से पैसों पे खेलती कूदती रहती हो, कंपनी में बैठे बैठे मिल गया। कहीं स्ट्रगल उसे कहते हैं कि जहाँ कंपनी में जाकर तुम स्ट्रगल करो और तुम्हें पता चले कि कैसे करना रहता है। वो सब तो तुम्हारे बस की तो बात हुई नहीं है। और मुंह चलाना तो कोई तुमसे सीखे। मुझे ज्ञान दे रही हो तुम, अपने बाप को ज्ञान मत दो। तुम्हारा बाप ये हर चीज़ जानता है। ऐसे कह के वो ये सारी बातें होती है। तभी उसे कहते हैं कि मैं मेरे बाप को ज्ञान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बाप को तो कभी ज्ञान दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेरा बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। जिसने मेरे साथ, जिसने सबके साथ फरेब किया हो ना, वो बाप कहलाने के लायक नहीं होता है। तो उसे कहती है, अच्छा फरेब किया है मैंने, और तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? जो यहाँ पर रहकर तो तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है ना। अगर इतना ही तुम्हें अगर अपनी अकड़ दिखानी है तो मेरे घर से निकल जाओ। तो तभी उसे बोलती है कि हाँ, मैं अपने घर से भी निकल सकती हूँ और सब चीज़ें अपने बलबूते पे करूँगी। ईमानदारी की 2 रोटी भी कमाऊँगी ना तो होगी। तो कहते बहुत बोलने का आ रहा है। अभी आटे के भाव के पैसे नहीं पता ना, जब वो पता चलेगा तो सब समझ में आ जाएगा। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे रहते हैं, और इस लड़ाई झगड़े को यहाँ पर जो रहती है आरोही समझ रही रहती है। अब उसे समझ में आता है कि क्यों वंशिका का इतना मूड खराब है। आखिर दे आर हैविंग अ ह्यूज फाइट फॉर ईच अदर। मतलब फादर्स के बीच में, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। इस बीच में यहाँ पर जब वंशिका उसके पास जाती है, तो वंशिका यहाँ पर एकदम से उसके डैड के कान के पास जाकर कुछ ऐसे वर्ड कह देती है जिसकी वजह से उसके जो डैड रहते हैं वो अपना आपा खो देते हैं, और वो एकदम से उसको इतनी जम के थप्पड़ मारते हैं, और इतनी जम के थप्पड़ मारते हैं कि वो एकदम से गिर जाती है। तभी वो कहती है, अब बहुत हुआ, मैं आपके साथ रह नहीं सकती। वो यहाँ से जाती है और बैग पैक करने लग जाती है। यहाँ पर जो मतलब आरोही रहती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो अंदर जाए या न जाए, इसलिए ना वो बाहर जाके वेट रहती है। जैसे ही वहाँ पे वंशिका अपना बैग वैग वगैरह उठाती है,
तभी वो उसे देखती है कि यहाँ पर आरोही सामने खड़ी है। वंशिका आरोही की तरफ से एक नज़र से देख रही रहती है। आरोही एकदम से भाग कर आके वंशिका को हग करती है और उससे कहती है चलो मेरे साथ, और ऐसे कह के उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाती है। तभी उसे कहती है कि तभी वंशिका कहती है आरोही ये राइट टाइम नहीं है हमारे बात करने का। तो उसे कहती है तुम रात को कहाँ जाओगी? तो उसे कहती है होटल्स बहुत सारी है, मैं होटल्स में जाके स्टे कर सकती हूँ। तो कहती है आई यू आउट ऑफ योर माइंड? जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें होटल्स में स्टे करने की क्या ज़रूरत है? लव इज़ ऑल अबाउट लव इज़ ऑल अबाउट द हैप्पीनेस। लव इज़ ऑल अबाउट स्टेइंग विथ ईच अदर एवरी टाइम। हैप्पीनेस मतलब रिलेशनशिप में ऐसा थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारा तभी साथ दूँ जब जब सब कुछ अच्छा हो, और जब सब कुछ, अगर तुम लाइफ के अपने हार्ड टाइम पर हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। ये तो थोड़ी ना होता है लव। तो उसे कहती है देखो तुम इन सब चीज़ों पे इन्वॉल्व मत हो। तो उसे कहती है बट इतने दिन से आप अकेले ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उसे कहती क्या बताती मैं, और तुम क्या सुनना चाहती हो? मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है एट प्रेजेंट, तुम घर जाओ अपने। तो उसे कहती है हमारे घर, और ऐसे बोलकर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ घर पे लेके जाती है। छोटी वहाँ पर बैठी रहती है और वो देखती है कि वंशिका दीदी बैग के साथ आ रही है। तभी उसे बोलती है कि सब एवरीथिंग इज ओके ना? तो वो बोलती है छोटी कुछ भी ठीक नहीं है, एक काम करो तुम यहाँ से ना वो लेकर आओ, क्या बोलते हैं, अपनी जीजू के लिए पानी लेकर आओ। तो उसे कहती है कि यार इट्स ओके। तो उसे बोलती है कि पानी लेकर आओ। तो वो पानी लेने के लिए जाती है, पानी वानी सब लेकर आती है और उसे पिलाती है। तभी वो उसे बोलती है हमें हमें एक दूसरे से थोड़ी सी आई थिंक वी नीड टू टॉक विद ईच अदर। तो उसे बोलती है नो बट यहाँ पे कुछ बात करने के लिए है नहीं है। तो उसे कहती है सब कुछ है बात करने के लिए, लेट्स वी विल टॉक टू ईच अदर। ऐसे वो बोलती है और उसका हाथ पकड़ती है, और ये लोग यहाँ से जाते हैं भागते हुए टेरेस के ऊपर। छुट्टी बोलती है कि ठीक है। वो उसे वहाँ पर लेकर जाती है। उसे कहती है इतने दिन से आप जो इतनी प्रॉब्लम्स हैंडल कर रही हो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि यू हैविंग अ फाइट विद योर डैड? वंशिका कहती है डू यू नो व्हाई आई हैविंग अ फाइट विद माई डैड? तो उसे कहती है नहीं पता मुझे। पता है छोटी ने अपनी जान देने के लिए आ गई थी वो नीट स्कैम के लिए। तो उसे कहती है हाँ बट उससे तुम्हारे डैड का क्या लेना देना? तो उसे कहती है यू नो व्हाट, वो नीट स्कैम करवाने वाले कौन थे? मेरे डैड। मेरे डैड ने वो नीट स्कैम किया है मिनिस्टर्स के साथ मिलकर, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मिलकर। वो ये सारे स्कैम उन्होंने कराए हैं एंड ही इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। आई डोंट नो कि इन सब चीज़ों में और कितने बिजनेसमैन और कितनी पोस्ट और कहाँ कहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं। मीन्स अगर ये करप्शन हुआ है तो ये करप्शन एक छोटी सी पोस्ट से लेकर एक बड़ी सी पोस्ट तक हुआ है। जब मैंने जब मैंने छोटी को जब मैंने छोटी को हॉस्पिटल में देखा था ना, मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं छोटी को खो ना दूँ। और जब मुझे ये पता चलता है कि छोटे की ये कंडीशन होने के लिए कहीं ना कहीं मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, आप सोचो मेरे मन में क्या आएगा। वो लड़की जिसने अपने लाइफ में इतने मेहनत करी, मार्क्स लेकर आई, आगे बढ़ने के लिए वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, सब कुछ कर रही है, पर वो बंदी का करियर मेरे डैड ने सिर्फ अपने मतलब के लिए दांव पे लगा दिया। और उसके बाद मैं क्या बोलूँ आपको। और यू नो व्हाट, ये तो कुछ भी नहीं है। इस 15 डेज में मुझे पता चला कि मेरे डैड ने आज तक आज तक जो कुछ भी अचीव किया है, उस अचीव करने पे उन्होंने स्कैम के ही बेस पे अचीव किया है। आई थिंक दैट माई डैड वॉज अ आइडल फॉर मी, बट यू नो वॉट, ही इज़ नॉट अ आइडल पर्सन, ही इज़ अ डेमन। he is a devil person, he is a demon। एक राक्षस ही है वो। आज मुझे बुरा इस बात का लगता है कि
कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सब कुछ जानते हुए, देखते हुए भी एक एक मायूसी ऐसी एक इंसान हूँ जो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रही है कि वो अपने डैड के अगेंस्ट जाके अपने डैड को कन्विंस कर ले कि वो ये चीज़ें आगे जाके और किसी के साथ न करे, किसी का करियर बर्बाद ना हो। बट शायद मैं मेरे डैड को समझा नहीं पा रही हूँ। मेरा डैड करप्टेड है और ये चीज़ दिल को तोड़ के रख दी है। और जब भी तुमसे मैं मिलने पता है क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि जब भी मैं अगर छोटी का चेहरा देखती तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चलता, आज ये छोटी जो भी प्रॉब्लम्स में फंसी है इसकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल मेरी फैमिली है और उसके जीजू जो उससे बेहद प्यार करते हैं वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। बताओ मैं क्या करूं? आप बताओ मैं क्या करूं? आरोही एकदम से उसकी तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को ब्लेम करना बंद करिए। आप अपने डैड की तरह नहीं हैं। आप तो वो इंसान है जो दूसरों के बारे में सोचती हैं, दूसरों के बारे में बहुत ध्यान रखती हैं। ये स्कैम, ये जो चीज़ें हुई हैं, इस पे आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है। यू डोंट इवन नो दैट। और जब से आपको पता चला है आप एक फाइट भी करने के लिए तैयार हैं। सो यू आर नॉट सिमिलर टू दैट। तभी वो बोलती है, मेरे सिमिलर होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता है आरोही। तुम्हारी बहन की और बाकी बच्चों की भी ज़िंदगी मेरे डैड अपने मतलब के लिए खराब कर रहे हैं। मिनिस्टर्स अपनी जेब भरने के लिए करप्शन का साथ ले रहे हैं। मेरे डैड अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी, पावर, इन सब को ध्यान में रखते हुए पूरे एजुकेशन सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने कॉलेज की सीट्स को कंट्रोल करने के लिए, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसे कहती है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट आप ही बताओ कुछ कर सकते हैं हम भला? तो कहती है, आई वॉन्ट टू एक्सपोज माई डैड। तो कहती है, बट हाउ? बट उससे पहले आप थोड़ा शांत रहिए। अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।